नमस्कार, मैं अंजनी आनंद, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय गणेशपुर, बालू माथ लातेहार से। आज मैं आप लोगों के सामने 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। 8वीं कक्षा का ये अध्याय 3 से लिया गया पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत हम अपने देश में लागू संसदीय शासन व्यवस्था के स्वरूप पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रीय प्रणाली में 2 तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में होता है और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने काफी विचार विमर्श के उपरांत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था के अच्छाइयों पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें विधायिका जो होता है वो पूरा संसद होता है। देश के लिए कोई भी कानून, देश के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारे संसद सबसे कॉम्पिटेंट जगह है और उसमें लोगों का एक समूह निर्णय लेता है और इस निर्णय से ज्यादा लोगों के हित को साधने में बल मिलता है। शायद इसी कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लिए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने का काम किया। सबसे पहले मैं संसद के प्रारूप पर चर्चा करूंगा। संसद के 3 अंग होते हैं। तीनों अंग पर मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। सबसे पहला अंग जो होता है वो होता है हमारे राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति संसद के एक अंग होते हैं। हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक भी हैं। उनको राष्ट्रपति, मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हमारा राज्यसभा, उसके बाद हमारा लोकसभा। हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि हमारा राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके सदस्य को भी सांसद ही कहा जाता है और उसको चयनित करने में हमारे राज्य के विधानसभाओं के विधायकों द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा में संविधान के द्वारा अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, लेकिन अभी वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल 233 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। राज्यसभा के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यह कभी भंग नहीं होता है। इसका कारण है कि इसके प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसी कारण से यह कभी भंग नहीं होता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं लोकसभा। हमारे देश में सरकार बनाने का काम लोकसभा के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और उन्हीं के सलाह से राष्ट्रपति उसके मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लोकसभा के बारे में बात करूं कि हमारे देश में लोकसभा के लिए 543 सीटों पर मतदान होता है। 543 सीटों के लिए मतदाता के द्वारा मतदान होता है और 543 सदस्य निर्वाचित होकर हमारे लोकसभा पहुंचते हैं और उसके अलावे 2 सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है।
इसका मतलब हुआ कि लोकसभा में कुल मिलाकर 545 सदस्य हुए। उन 545 सदस्यों में से आधा से एक अधिक यानी कि 272, लोकसभा में 272 सदस्य जिस किसी पार्टी के साथ होंगे या जिस भी किसी व्यक्ति के साथ होंगे, वो व्यक्ति या पार्टी सरकार का गठन करेगी। और वह सरकार का जो गठन करेगी, वह सरकार हमारे देश की कार्यपालिका होगी। हमारी संसदीय शासन व्यवस्था का एक खूबसूरती यह है कि इसका विधायिका और कार्यपालिका जुड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। उसके कार्यपालिका विधायिका से एकदम अलग होते हैं। हमारे देश में जो सरकार का गठन होता है, उस सरकार में जो भी व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति या तो इस सभा के सदस्य होंगे या तो इस सभा के सदस्य होंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि वहां संसद को कांग्रेस बोला जाता है। वहां जो भी सदस्य कांग्रेस के सदस्य होंगे, वो सरकार में नहीं रहेंगे। जो सदस्य सरकार में रहेंगे, वो उनको कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस मायने में हमारा जो संसदीय शासन व्यवस्था है, उसमें एक समन्वय है कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका का आपसी समन्वय होता है, जिससे कि निर्णय लेने में, शासन पद्धति को चलाने में हमारी सरकार को काफी ज्यादा सुविधा होती है। तो कुल मिलाकर हम चर्चा अभी तक किए कि राष्ट्रपति, संसद के 3 सदस्यों में थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह से हम आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है, राज्य की आबादी के आधार पर वहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर उनके यहाँ प्रतिनिधित्व का मौका उनको मिला है। उसके बाद लोकसभा के लिए पूरे देश में अलग अलग परिसीमन के द्वारा सीट निर्धारित होता है, जिसपे हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां या कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट भी चुनाव में भाग ले सकता है और चुनकर लोकसभा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने भारत के संसद पर चर्चा किया कि भारत का संसद का स्वरूप कैसा है। आगे के वीडियो में इसके अगले भाग पर हम और विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।